नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम स्टार बैच 2.0 की 4th क्लास करने वाले हैं। 4th क्लास ये होने वाली है, ठीक है। और इस क्लास में हमने जैसा कि पिछले क्लास तक 40 क्वेश्चंस कर लिए थे अपने नंबर सिस्टम के, और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स यानी लगभग 99.99% कॉन्सेप्ट्स हैज़ बीन कवर्ड। और जब सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए हैं तो फिर अपने क्वेश्चंस करने बनते हैं, और सारे टॉप क्लास क्वेश्चंस जो एसएससी में, डीएसएसबी में, फेज 8, सीपीओ, सीजीएल मेंस, सीएचएसएल, एमटीएस में पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और स्टार बैच 2.0 की प्लेलिस्ट चेक करते रहें, उसमें आपको सारी वीडियोज़ की अपडेट मिल जाएगी। तो चलो पहले प्रश्न पे आ जाते हैं, यानी 39 पे आ जाते हैं, जो आपको होमवर्क दिया था और आप लोग नोट्स बनाते रहें। जो होमवर्क दिया था उसको काफ़ी सारे लोगों ने आंसर भी करा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि एक 4 डिजिट पिन है और पिन लिखा गया ABCD, ठीक है। पिन को अगर हम लिखें तो ABCD है और इसके डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट्स हैं, यानी कि ABCD की वैल्यू अलग अलग है और ये नॉन जीरो है, यानी जीरो नहीं है। इस प्रकार से कि B बराबर 2A, C बराबर 2B, D बराबर 2C है। क्या दिया गया? B इज इक्वल टू 2A है और C इज इक्वल टू 2B है, यानी कि 2B को हम लिख सकते हैं 4A, ठीक है। C की वैल्यू 4A दी गई है एंड D इज इक्वल टू 2C, D इज इक्वल टू 2C, यानी कि C बराबर अगर 4A है तो ये 8A लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं पिन क्या लिखा हुआ है। पिन है ABCD। ABCD मतलब कि 1000 का A, 1000A प्लस 100B प्लस 10C प्लस D, ये पिन है, ठीक है। अब वैल्यू रखते चले जाओ। देखो जो D की वैल्यू है वो 8 है, यानी कि ये 8A लिखा हुआ है, प्लस 10C यानी कि 40 से लिखा हुआ है, प्लस 100B यानी कि 200A लिखा हुआ है, और ये 1000A लिखा हुआ है, यानी कि 1000A, 200A, 40A और 8A जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 1248 है। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि A की वैल्यू कुछ भी हो, बी इट एनी, A की वैल्यू कुछ भी हो जाए, जो संख्या है वो 1248 इंटू A के फॉर्म में है, यानी वो 1248 के सारे फैक्टर से कटने वाली है। अगर हम 5 से देखें, क्या 5 से 1248 कट रहे? नहीं। और अगर A बराबर 5 हो जाए तो B बराबर कितना हो जाएगा? 10। क्या B 10 हो सकता है? नहीं, B की वैल्यू 9 से छोटी ही होगी, क्योंकि B एक डिजिट है, तो A की वैल्यू 5 होगी नहीं। और A की वैल्यू अगर 5 नहीं हो रही और A की वैल्यू 0 नहीं हो रही, तो क्या 1248 और 1248 जो है वो कट रहा है 5 से? नहीं, 5 से नहीं कट रहा है। 7 से चेक कर लेते हैं। 7 से 7 ही कम 7, 5 54, 7 7 49, 5 58 नहीं कट रहा है, 7 से भी नहीं कट रहा। और A बराबर 7 हो जाएगा तो B बराबर 14, जो कि पॉसिबल नहीं। 11 से काट के देखते हैं। 11 से अगर हम काटेंगे तो 11 कम 11, 1 14, 11 का नम 11, 3 38, 11 3 33, 5 नहीं कट रहा है, यानी ये 11 से भी नहीं कट रहा है। अब 13 से काट के देखते हैं। 13 9 117 और 7 78, 13 6 78, बाकी 2 3 से कट रहा है, यानी 1248 ये जो पिन है हमारा वो किससे कट रहा है? 2 3 और 13 से कट रहा है। तो जितने लोगों ने 2 3 13 आंसर किया था एकदम सही है। अब हम आते हैं CPO 2022 के क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो चलो पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। क्या कहा गया? एक संख्या है जब 15 और 18 से डिवाइड की जाती है तो 3 रिमाइंडर छोड़ती है। 15 और 18 दोनों से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर छोड़ती है? 3 रिमाइंडर छोड़ती है। तो आपसे कहा गया कि द लीस्ट पॉसिबल नंबर क्या होगी। 15 और 18 से डिवाइड करने पे अगर 3 रिमाइंडर छोड़ती है, इट मीन्स कि जो संख्या होगी वो 15 और 18 दोनों के एलसीएम सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है +3 होगी, यानी कि 15 18 का सबसे छोटा मल्टीपल होगा, यानी 15 और 18 दोनों का मल्टीपल हो, वो इनका एलसीएम होगा और उसमें 3 जोड़ देंगे। एलसीएम हमेशा इससे कटेगा और 3 जोड़ दिया, यानी कि 3 से फलाना चाहिए। 15 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 90 और +3, यानी हमारी संख्या कितनी होगी? 93। अगर आपसे लीस्ट कहा जाए तो आप सबसे पहले एलसीएम के लिए जाएंगे, तो आपका संख्या क्या होगी? 93। कहा गया 196 के ऐसे कितने फैक्टर हैं, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 196 जो 4 से विभाज्य। देखो 196 के फैक्टर्स, 196 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 98, 2 फिर लिख देंगे तो 49, 7 गुणे 7। अब हमने कहा ये 2 का स्क्वायर है और गुणे 7 और गुणे मतलब 7 की पावर 2 है। अब इसके ऐसे फैक्टर पूछेंगे जिसमें 4 आता हो, 4 से विभाज्य, यानी कि आपके पास कौन कौन सा ऑप्शन है? 7 के पावर 0 एक फैक्टर में हो, 7 के पावर 1 हो और 7 के पावर 2।
मतलब 2 के पावर तो 2 रखना ही है क्योंकि 4 से तो कटना ही है, यानी इतना तो होना चाहिए। 7 के पावर 0 ले सकते हैं, 7 के पावर 1, 7 के पावर 2। अगर आपसे पूछा जाए ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, तो आप कहेंगे 7 के पावर, देखो अगर आपसे पूछा जाए कितने ऐसे फैक्टर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, तो आप, या 7 स्क्वायर से डिविजिबल है, तो आप कहेंगे 2 के पावर 0 ले सकते हैं, 2 के पावर 1 ले सकते हैं, 2 के पावर 2 किसके, 7 स्क्वायर के साथ। ऐसे अगर हम पूछे कि 7 के, देखो अगर ऐसे ले 2 के पावर a 3 के पावर b और पूछें कि कितने फैक्टर हैं जो 2 के पावर a से डिविजिबल हैं, तो आपको क्या काम करना है, b के, देखो इसमें हम कितना 3 के पावर 0 ले सकते हैं, 3 के पावर 1 ले सकते हैं, 3 के मतलब 2 के पावर a गुणे 3 के पावर 0, 2 के पावर a गुणे 3 के पावर 8, 2 के पावर a गुणे 3 के पावर 2, ऐसे ले सकते हैं। यानी कि हमें अगर 4 से डिविजिबल लेना है तो हम कहेंगे 2 के पावर 2 तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ में 7 के पावर 0 लें, 7 के पावर 1, 7 के पावर 2, तो एक फैक्टर ये वाला हो जाएगा, एक फैक्टर ये वाला हो जाएगा, एक फैक्टर ये हो जाएगा। यानी कि कितने फैक्टर जिसमें 4 आता है, 3। देखिएगा प्रश्न कहा गया 550 से 700 के बीच में, 550 से 700 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, सॉरी 550 और 700 के बीच संख्याओं का योग बताइए जो 12, 16, 24 से डिवाइड करने में 5 डेसिमल बचे। अब पहले अगर कहा जाए 12, 16, 24 से डिवाइड करने 5 डेसिमल बचे, तो आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 12, 16 और 24। सबसे पहले एलसीएम फाइंड करो, तो 12 चौको 48, 16 3 48, 24 दूना 48, यानी एलसीएम हो गया 48। अब हमें पता है कि प्रत्येक स्थिति में 5 डेसिमल बचता है, यानी हमारी जो संख्या होगी वो 48n प्लस 5 के फॉर्म की होगी, 48n प्लस 5 के फॉर्म की होगी। अब देखो n बराबर क्या रखें कि 550 से निकल जाए। अगर हम 10 रखते हैं तो 480, अगर हम 12 रखते हैं तो 12 चौको और 12, अगर n बराबर 12 रखें, n बराबर 12 रखते तो 12 अट्ठे 96, हासिल आएगी 9, 12 चौको 48, 9 57, यानी पहली संख्या हो जाएगी 576। ठीक है, अब 576 में 576 एक हो जाएगी, ठीक है, 576 48 n बराबर 12 रखने पर 576 प्लस 5, यानी कि पहली संख्या जो मिलेगी 550 और 700 के बीच में ऐसी संख्या जो 12, 16, 24 से डिवाइड करने पे कितना शेषफल छोड़ती है, 5 शेषफल छोड़ती है। तो आप कहेंगे n बराबर 12 रखने पे पहली संख्या है जो 550 और 700 के बीच है और कितना शेषफल छोड़ती है, 5 शेषफल छोड़ती है। ठीक है, किससे डिवाइड करने पे, 12, 16, 24। हमने क्या काम किया, 12, 16, 24 का एलसीएम लिया यानी 48, हमारी नंबर 48 n प्लस 5 के फॉर्म में होगी। चूंकि हमें 550 के बीच जाना है तो n बराबर हम वैल्यू रख के चेक करते हैं। तो n बराबर 12 रखा तो हमारी पहली संख्या मिली 581। अगली संख्या कितनी मिल जाएगी, 581 प्लस 48। अगली संख्या कितनी मिल जाएगी, 581 प्लस 96। अगली संख्या आप कहेंगे अगर 581 प्लस 144 करेंगे तो बाहर निकल जाएगी, यानी हमारी कितनी संख्या मिली, 1, 2, 3। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 581 गुणे 3, यानी कि 3 कम 3, 3 अट्ठे 24 और 3 बचे 15, 2 17 और प्लस में 96 और 48 कितना हो जाएगा, 144। तो जोड़ेंगे तो 1887 आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया। देखो भाई साहब, इस प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे ना हो, ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। कहा कि 9 अंकों की संख्या है जो 36 से डिविजिबल है। 36 से डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 36 से डिविजिबिलिटी का मतलब होता है कि ये 4 से भी डिविजिबल हो गया और 9 से। अब दोनों में सबसे पहले क्या चेक करेंगे, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट 2 डिजिट से बनने वाली संख्या कटनी चाहिए। वाई बराबर क्या रखें कि वाई 4 कट जाए, अब वाई बराबर 0 हो सकता है, वाई बराबर 2 हो सकता है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया है कि 2 2 जोड़ते चले जाओ, वाई बराबर 4 हो सकता है, वाई बराबर 6 हो सकता है, वाई बराबर 8 हो सकता है। वाई की 5 वैल्यूज पॉसिबल है। What is value of x by y minus y by x for the smallest value of y? y की स्मॉलेस्ट वैल्यू लेना है। y की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या 0 ले सकते हैं, नहीं, x by y, y माइनस y by x ये हम नहीं लेंगे। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू, अब हम सबसे छोटी वैल्यू लेंगे 2। y की जो सबसे लीस्ट पॉसिबल मतलब वैल्यू थी वो तो 0 थी, लेकिन लीस्ट हम ले नहीं सकते क्योंकि 0 x बटे 0 करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि अपरिभाषित हो जाएगा। तो हमें क्या काम करना है, हमें लेना है y की वैल्यू 2। तो 7 2 x 8 4 3 1 2 4 ये हमारी संख्या बची। हमारी ये संख्या किससे डिविजिबल है, 9 से। 9 से डिविजिबल होने का मतलब 8 1 9, ठीक है, 7 2 9, 4 3 7 2 9, यानी हमारी संख्या बची x प्लस 4। अब x की वैल्यू क्या रखें ताकि ये 9 से कट जाए, तो x बराबर हो गया 5। अब x बराबर 5 है, y बराबर 2 है, तो x बटे y 5 बटे 2 माइनस y बटे x 2 बटे 5, यानी 25 माइनस 4 बटे 10 यानी 21 बटे 10। इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू 1 बाई 2 सही 1 बटे 10। क्लियर। हमारे यहाँ एक स्टाफ हैं, उनका नाम रामू है। तो रामू को प्रश्न क्या दिया गया, कहा गया रामू को एक लिस्ट ऑफ नंबर सेलेक्ट करना है जो 1 से लेकर 1000 के बीच में है, जो 2 और 7 दोनों से डिविजिबल, विच आर डिविजिबल बाई बोथ 2 and 7। आप एक बार बताओ, 1 से लेकर 1000 तक 2 से डिविजिबल संख्याएँ कितनी हो जाएगी, 1000 बटे 2 यानी कि 500 संख्या।
500 नंबर्स आर देयर हु आर डिविजिबल विच आर डिविजिबल बाई 2। 7 से डिविजिबल अगर पूछा गया होता तो 1000/7 करते तो ये कितना आ जाता, 141 आ जाता। लेकिन आपसे पूछा गया 2 और 7 दोनों से, कोई संख्या 2 से डिविजिबल है, कोई संख्या वही संख्या 7 से डिविजिबल है, यानी हम कहेंगे 2 × 7 दोनों से डिविजिबल होगी। 2 × 7 से डिविजिबल मतलब 14 से डिविजिबल। अब बताओ 1 से लेकर 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 14 से डिविजिबल है। आप कहेंगे 1000/11 लिख लो, 1000/14 लिख लो, 14 7 98, यहाँ पे बचा 20, 14 91 14, 71 पॉइंट समथिंग, पॉइंट वाला छोड़ दो, यानी आपकी कितनी संख्याएं हैं जो 14 से कट रही हैं, यानी कि 71 हो गई। यानी कि 2 और 7 से कितनी संख्याएं कट रही हैं, 71 संख्याएं। क्लियर। अगला प्रश्न बहुत ही सुंदर है और ये सीपीओ एग्जाम का प्रश्न है, इवनिंग में पूछा गया था। कहा गया 2 पॉजिटिव नंबर से डिफर करते हैं 3951 से, यानी कि एक संख्या ए है तो दूसरी संख्या a + 3951 है, एक a है एक 3951। कहा गया कि व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर द क्वोशेंट इज 12 एंड रिमाइंडर इज 13। अगर a से इसको डिवाइड किया जाता है तो क्वोशेंट कितना आता है, यानी भागफल कितना आता है, 12, और रिमाइंडर कितना आता है, 13। तो आपको पता है ये संख्या को क्या लिख सकते हैं, भाज्य। देखो अगर आपको भाज्य दिया गया, भाजक दिया गया भागफल और शेषफल, तो हम कह सकते हैं भाज्य, यानी a + 3951 बराबर भाजक गुणे भागफल, यानी कि 12 है, और प्लस शेषफल, शेषफल कितना है 13। ए इधर ले आओ तो 11 है, 3951 में से 13 घटेगा 3938। बोलो क्लियर है ना। अब 11 से काट देंगे, 11 3 33, 6 11 5 55, 11 8 88, यानी a बराबर 358। तो अगर बड़ी संख्या के अंकों का योग, अब बड़ी संख्या पहले कौन सी होगी, a बराबर अगर 358 आ गया तो बड़ी संख्या 358 इसमें जोड़ दो, तो ये 9 5 5 10, 9 3 12 1 13, ये 4309 हो गया। अंकों का योग 9 3 12 4 16। बोलो क्लियर है। सीपीओ का प्रश्न हो चाहे सीजीएल का, हमारा काम है बचाना, हमने बचा दिया प्रश्न को। फिर से हम आ गए हैं सीजीएल 2022 के मेंस एग्जाम के प्रश्नों पे। क्यूब n लाइज बिटवीन, क्यूब रूट ऑफ n लाइज बिटवीन 6 और 7, यानी 6 से लाइज बिटवीन 6 और 7, यानी कि 6 से बड़ा होगा 7 से छोटा। अब अगर हम क्यूब कर दें तो ये 216 से बड़ा होगा और 343 से छोटा होगा। तो कहा गया हाउ मेनी वैल्यूज कैन n टेक। 216 से लेके 343 तक कितनी संख्या है, 127, ठीक, 127 संख्या है। 127 संख्याएं 216 और 343 के बीच में है, तो कितनी वैल्यूज ले सकता है। आपने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी संख्याएं हैं। अगर मैं पूछूं 1 से लेके 10 तक कितनी संख्या, तो आप कहते हैं 10 - 1 + 1, यानी कि कितना हो जाता है। देखो अगर मैं कहूँ 1 से लेकर 10 तक कितनी संख्या है, तो आप कहते हैं, यार मान लो ऐसे पूछो 2 से लेकर 10 तक कितनी संख्या है, तो आप कहते हैं 2, पहले लास्ट वाले में से पहला घटा दो, 10 - 2 यानी कि 8 और प्लस 1 यानी कि 9 संख्या होती है। तो ऐसे 216 से लेकर 343 तक, 343 - 216 + 1 यानी कि 128 संख्या है, इंक्लूडिंग 216 और 343। अगर इनको इंक्लूड करें तो टोटल हमें संख्या मिलेंगी 128। अब चूंकि n जो है ना 216 हो सकता है ना 343, इनके बीच लेना है, तो n की वैल्यू जो पॉसिबल थी 128, उसमें से 2 कम कर देंगे क्योंकि 216 नहीं ले रहे हैं, 343, यानी आपके पास कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, 126। बोलो क्लियर है, क्लियर है ना। चलो ये महाभारत पढ़ो। कहा गया 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों को उलट दिया जाता है तो नंबर डिक्रीज हो जाता है। पहले समझो, अगर x y कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 10x + y, yx लिखा हुआ है तो 10y + x, ठीक है। हमने कहा संख्या पहले थी x y, अब हमने पलट दिया तो yx हो गई, ठीक है। अगर ये घट जाती है, घटाएंगे तो 10x - x 9x, y - 10y - 9y, यानी कि जो डिफरेंस आता है वो 9 × x - y। अगर आपसे कहा जाए 2 अंकों की किसी संख्या को पलटने पे, ठीक है, कुछ डिफरेंस आता है तो आप कहेंगे हमेशा 9 × x - y हुआ। 9 × x - y बराबर आपको दिया गया 36, y - x होता। अगर संख्या देखो आपने कहा घट गई का कहने का मतलब कि दहाई का अंक ज़्यादा रहा होगा, इकाई का अंक कम। दहाई का अंक अगर ज़्यादा रहा होगा, इकाई का अंक कम, तभी पलटने पे संख्या छोटी हुई होगी, यानी कि 9 टाइम्स ऑफ x - y बराबर 36, यानी x - y बराबर 4 दिया गया। तो संख्या के अंकों का डिफरेंस क्या है, 4, तो डिफरेंस ऑफ डिजिट्स इज 4। द वैल्यू ऑफ नंबर कैन बी 84, बताओ 84 हो सकता है। आपने कहा अंकों का योग 4, अंकों का डिफरेंस 4 बिल्कुल है, और 84 में से 48 घटाएंगे तो 36 आएगा, बिल्कुल सही है। द नंबर इज ऑलवेज अ कंपोजिट नंबर, जरूरी है क्या नंबर जो होगी वो कंपोजिट नंबर होगी, बताओ ऐसा पॉसिबल है क्या। एक बात बताओ, हम कह सकते हैं कि 51 और 15, या हम ऐसे कह सकते हैं कि
73 है कोई संख्या, 73 में से 37 जाएगा, 73 में से 37 जाएगा, कितना बचेगा 36। क्या ये कंपोजिट नंबर है? नहीं है। तो ये जो नंबर इज ऑलवेज अ कंपोजिट नंबर, ये सही नहीं है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। यानी कि फर्स्ट और सेकंड सही है, थर्ड स्टेटमेंट नहीं सही है। क्योंकि कंपोजिट नंबर अगर होगा, कंपोजिट नंबर का मतलब कि उसका कोई ना कोई फैक्टर होना चाहिए। हमने कहा देखो 73 एक संख्या जिसके अंकों का डिफरेंस 4 है, वो सही है। उनको पलटा, 73 माइनस 37 किया, 36 आया, बिल्कुल सही है। क्या ये 73 कंपोजिट नंबर? नहीं। तो ये जब कहा गया नंबर इज ऑलवेज अ कंपोजिट नंबर, ये सही नहीं है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। देखो ये प्रश्न देखो, कहा गया एक्स वाई जेड इस प्रकार से हैं। ये देखो पहले इस प्रश्न को सही कर लो। एक्स वाई जेड आर प्राइम नंबर्स, एक्स वाई और जेड जो है वो तीनों प्राइम नंबर हैं। इस प्रकार से है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये प्राइम नंबर है, ठीक है, लिख लेना। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 70 दिया गया, ठीक है, ये प्राइम नंबर है। अब आपसे कहा गया व्हाट इज वैल्यू ऑफ जेड। अब देखो एक को जेड सबसे बड़ा है, तो जेड की सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू ले लो, ठीक है, जिसके लिए एक्स और वाई आपको प्राइम मिल जाए, ठीक है। अब आपको जेड को सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है, तो आप क्या काम करो, अगर तीनों का योग 70 है और जेड को रखना है सबसे बड़ी वैल्यू, तो आप एक काम करो, तीनों को जोड़ के, तीनों को बराबर अगर होते, एक्स वाई जेड तीनों बराबर होते, तो 3x बराबर 70 या 3z बराबर 70 मिलता है, यानी जेड बराबर 23। यानी कि y की वैल्यू 23 के आसपास रखनी है, बाकी जेड की वैल्यू 23 से ज़्यादा और x की वैल्यू 23 से कम रखनी है। अब देखो 70 में बताओ क्या रख सकते हैं। अगर हम 23 से जस्ट ऊपर पूछें प्राइम नंबर क्या है 29, अगर ये 29 रख दिया तो यहाँ 23 रखना पड़ेगा, ठीक है, और ये फिर 70 नहीं हो पाएंगे, ठीक है, हमें रखना है 23 से ज़्यादा, ठीक है। अब इसको देखो 29 नहीं रख रहे हैं, 33 रख सकते हैं, नहीं 33 नहीं है, 35 नहीं है, 37 ले लिया, जेड बराबर 37। अब बचा हमारे पास दोनों का योग 33। हमने एक संख्या को क्या ले लिया, देखो पहली चीज़ एक चीज़ समझो, अगर कोई प्राइम नंबर है, बात को ऐसे समझो, छोड़ो मैं आपको कॉन्सेप्ट ही समझा रहा हूँ। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया गया है आपको 70, बोलो क्लियर है। आपको पता है तीनों प्राइम नंबर है, ये तीनों प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है यानी कि ऑड नंबर भी होंगे, है ना। और 3 ऑड संख्याओं का योग क्या 70 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। 3 ऑड नंबर्स का सम कभी इवन हो सकता? बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी कि आप कहेंगे 2 ऑड का सम इवन हो सकता है, 4 ऑड का सम इवन हो सकता है, 2 इवन का सम इवन हो सकता है, लेकिन 3 यानी कि नंबर ऑफ नंबर्स कितनी है? ऑड। नंबर्स कैसी हैं? ऑड। ऑड नंबर्स का सम तभी इवन होगा जब उनकी संख्या सम में होगी, समझिएगा। विषम संख्याओं का योग तभी सम हो सकता है जब नंबर ऑफ नंबर्स जो है यानी संख्याओं की संख्या जो है वो इवन हो। यहाँ पे 3 है तो 70 नहीं हो सकता किसी हालत में। आपने कहा हो सकता है, मैंने कहा कैसे? आपने कहा 1 को 2 ले लो और बाकी 2 का योग सम, तो फिर ये सम प्लस सम बराबर सम हो जाएगा, यानी कि 1 को तो 2 लेना पड़ेगा, यानी x को हमने 2 ले लिया। अब एक्स वाई प्लस जेड बराबर 68 करना है और आपको बताना है प्राइम नंबर लेना है, तो जेड की वैल्यू हमने 37 ले ली, वाई अपने आप 31 हो गया। तो आपसे कहा जेड की वैल्यू क्या है? 37। क्लियर हो गया। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 400 to 700 इन विच द डिजिट 6 अकर एग्जैक्टली ट्वाइस, ठीक है, यानी आपको बताना है 400 से 700 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जिसमें 6 एग्जैक्टली 2 बार, यानी कि ना 1 बार ना 3 बार, एग्जैक्टली 2 बार। आप देखो प्रश्न को समझना क्या, 3 बार 6 मतलब 3 अंकों की संख्या में 3 बार 6 लिख सकते हैं, उसमें हमें हमारा 2 को 6 होना है। तो कितने तरीके होंगे? 3 में से 2 चुनने की विधि, यानी 3C2। 3C2 का मतलब होता है 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 - 1 फैक्टोरियल, यानी कि 1। 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 3, यानी कि 3 तरीके होंगे। 3 तरीके कौन कौन से होंगे? 3 तरीके ऐसे होंगे कि एक बार इकाई और दहाई के अंक पे ले लिया जाए। एक तरीका ये होगा कि सैकड़े और इकाई के अंक पे ले लिया जाए, और एक तरीका ये होगा कि सैकड़े और दहाई के अंक पे 6 ले लिया जाए, बाकी एक 6 ना रखा जाए। तो एक बात बताओ, 400 से लेके और 700 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जिनका, अच्छा हमने एक चीज़ कहा, यहाँ पे एक चीज़ देखो, एक चीज़ मैंने गलत कह दिया, ये देखो ये हमने कहा एक बार इकाई सैकड़े के अंक पे, एक बार इकाई और सैकड़े के अंक पे, यानी कि इकाई और सैकड़े के अंक पे, ठीक है। अब हमारे पास देखो, सबसे पहले बताओ कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका लास्ट 2 डिजिट 6 रख के 400 से 700 के बीच बनाई जा सकती। एक तो 4 66 हो जाएगा, एक 5 66 हो जाएगा,
और एक 6 66 हो जाएगा। लेकिन आपको एग्जैक्टली ट्वाइस लेना है, यानी कि 3 वाला नहीं ले सकते, यानी ये वाला आपको पॉसिबल नहीं होगा। अब दूसरे केस पे आते हैं, ये वाला केस आपका ख़त्म हो गया। अब इस केस पे आते हैं, यानी कि 6 यहाँ भी रखना है, 6 यहाँ भी रखना है। तो हम पहले शुरू करेंगे 0 से। 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 नहीं ले सकते, 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं और 9 ले सकते हैं। हमारी कितनी संख्याएं हुई? 1 से लेके मतलब 9 तक, तो 1 से लेके 9 तक 9 संख्या हो जाती है और 1 0 10 संख्या हो जाती है। लेकिन इसमें 666 नहीं है, यानी कि 9 संख्याएँ ऐसी हो गई, 2 संख्याएँ ऐसी हुई और 9 संख्याएँ ऐसी। अब हमारा दूसरा केस भी हो गया। अब तीसरे केस पे आते हैं। तीसरे केस में क्या करना है, हमें 6 6 फिक्स कर लेना है, ठीक है। अच्छा, हमारा ये वाला हो गया। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मिटा के केस को सही करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह का केस है, एक मिनट, ये केस था तीसरा, ठीक है। कि इकाई दहाई के अंक पे, मतलब इकाई के अंक पे 6 आ जाए, मतलब कुछ भी आए, और दहाई और सैकड़े के अंक पे 6 आना चाहिए। तो तीसरा केस हमारा कह रहा है कि इसमें स्टार्टिंग में तो 6 6 होना चाहिए। अब लास्ट वाला डिजिट हम चेंज कर सकते हैं। तो लास्ट वाले डिजिट पे 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5, 6 नहीं आ सकता, 7 8 और 9 आ सकता है। तो 1 से लेकर 9 तक 9 संख्याएं होती, लेकिन 6 नहीं है तो 8 हुई, और 8 1 9। अब बताओ टोटल कितनी संख्या है? 9 ये और 2 ये, टोटल 20 संख्या। देखिएगा क्या कहा गया, व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। फर्स्ट 20 टर्म्स का योग बताना, 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5 ... 20 तक, ठीक है। 1 × 2 इज रिटन एज n × n+1, n बराबर 1 से शुरू करना, यानी हमें सम निकालना है n बराबर 1 से लेके 20 तक, n × n+1 का। n बराबर 1 रख के चेक कर लो, n बराबर 20 रख के चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा। आपने कहा यानी कि सम निकालना है हमें n² + n का, यानी कि हम कह सकते हैं कि सम ऑफ n² आपको निकालना है और सम ऑफ n निकालना है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है? n × n+1 × 2n+1 / 6, और ये कितना होता है? n × n+1 / 2। होता है नहीं होता? आपने कहा बिल्कुल होता है। अरे प्रथम n प्राकृतिक संख्या, n बराबर 2 रखो तो 2 × 3 × 5/6, तो 2 × 2 यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखना, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब का सम कितना होगा, तो होता है n × n+1 / 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे फटाफट सॉल्व करो। आपने कहा n बराबर 20 पुट करना है, तो ये 20 × 21/6, यानी कि कितना हो जाएगा? 70। 70 × 20 × 21, 420/6, यानी 70 × 20 दूना 40 से 41, प्लस यहाँ पे 20 रखोगे तो 20 × 21/2, यानी कि 210। 70 कॉमन लो, 70 × 44 आपका बचेगा, गुणा पुड़ा कर दो, 7 × 28, 7 × 28 तो 30। आपका आंसर कितना होगा? 30 80। मेरे हिसाब से एकदम करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 30 80। क्लियर हो गया? चलो फॉर्मूला लिख लेना। कौन से एग्जाम का प्रश्न है ये? एग्जाम है आपका CGL Tier 2, 7/2 धन 11/3 धन 7/6 धन 11 ... 11/575 तक। 7 वाली सीरीज को एक साथ लिख लो और 11 वाली को एक साथ लिख लो, यानी आप लिखोगे तो 7 कॉमन ले लो, तो ये बचेगा 1/2 धन 1/6 धन ... 1/12 भी लिख लो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ... 1/156। अब इसका ट्रिक ना पूछना, ये आपको खुद ब खुद कुछ दिन में ट्रिक पता चल जाएगी अगर प्रैक्टिस करोगे। ये 1/3 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1/15 और ... 1/575। अरे यार 575 लिखना है, ठीक है, समझ आ गया। आप देखो, अगर हम देखें तो 7 × 1/2 कैन बी रिटन एज 1 - 1/2 प्लस, ऐसे 1/6 को लिख सकते हैं 1/2 × 3, जिसको हम लिख सकते हैं 1/2 × 3। लिखा 1/2 × 3 को हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, यानी आपको समझाने के लिए 1/1 × 2, समझाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो इतना नहीं करना है। 2 × 3, 3 × 4 प्लस ... +1/12 × 13, ये लिखा हुआ है, प्लस 11
बाई 2 कर लो, या 11/2 करने से क्या फ़ायदा होगा अभी आपको पता चलेगा। 2 से डिवाइड करा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/1 × 3 प्लस 2/15 को 2/3 × 5 प्लस डॉट 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 प्लस 2/575 लिखा हुआ है, देखिए 575 कितना हो जाएगा, अरे बताओ 13 × 15 13 कितना हो जाएगा भैया, हाँ 13 × 15 हो जाएगा, नहीं यार 13 × 15 नहीं, 575 है, 275 है, एक बार देख लेता हूँ, ठीक है 575 तो नहीं होना चाहिए यार, है ना, 575 नहीं होगा, 575 नहीं होगा, ये कितना होगा, 575 के फैक्टर्स कितने होते हैं, 575 के फैक्टर्स 23-25, ठीक है, ये 23-25 होगा, ठीक है 23-25 होगा। अब देखो आप एक चीज़ देखो, आप हमेशा याद रखना 1/n × n+a अगर है, या a/n × n+a अगर है, तो आप लिख सकते हैं 1/n - 1/n+a, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है, हर के दोनों फैक्टर्स का जो डिफरेंस है, अगर वो ऊपर मिल जाए तो इसको हम भिन्न के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। पहले पद को अलग कर लो, दूसरे पद देखो 1 2 का डिफरेंस 1, 2 3 का डिफरेंस 1, 3 4 का डिफरेंस 1। इसी वजह से यहाँ पे देखो डिफरेंस 2 था तो हमने 2 बना लिया, 2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिख लेना है, ये वाला जो मैंने लास्ट में लिखा a/n × n+a = 1/n - 1/n+a, ये लिख लेना, ठीक है। अब देखो ये हो गया 7 × 1 - 1/2 प्लस 1/2 - 1/3 प्लस 1/3 - 1/4 डॉट 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 प्लस 1/12 - 1/3 13। देखो आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो अगले टर्म का पहला पद आ रहा है वो कट जा रहा है, अगले टर्म का पहला पद आया वो कट गया, ऐसे अगले टर्म का पहला पद आएगा वो कट जाएगा, यानी आपका बचेगा 7 × 1 - 1/13, यानी 7 × 12/13 लिखा है, यानी 84/13 इधर लिखा हुआ है। इधर देखो सिमिलरली हम ये कह सकते हैं, लिखते रहना भैया नहीं तो बाद में मैं लिखवाऊँगा नहीं, ठीक है। ऐसे हम कह सकते हैं कि दूसरे वाले टर्म को देखो, 11/2 वाले टर्म को देखो, 11/2 लिखा हुआ है, आपने कहा बिल्कुल लिखा हुआ है। इसको लिख सकते हैं 1/1 - 1/3, ऐसे लिख सकते हैं 1/3 - 1/5, ऐसे डॉट 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 लिखते लिखते 1/23 - 1/25 लिखोगे। अब देखो अगले टर्म का जो पहला टर्म होता है वो कट जाता है, अगले टर्म का पहला टर्म जो कट जाता है, अगले टर्म का पहला टर्म जो होगा वो कट जाएगा, यानी 1 - 1/25 यानी 24/25 लिखा हो, 24/25 × 11/2 हो जाएगा, 2 से कटेगा 12, यानी 132/25 से लिखो, प्लस में 132/25, 25 × 84 2100, 25 × 8 200 होता है ना, और 13 × 132 तो 1690 में, यानी कि 1716 हो जाएगा। कैसे किया पता है, 13 × 130 1690 और प्लस 26 1716 बटे 13 × 25 25 × 12 300 325 हो जाएगा, जोड़ दो 21 17 3800 16/325 आपका आंसर हो जाएगा, 3816/325। अच्छा PDF आपको टेलीग्राम पे मिल चुका है, तो टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन करा तो जाओ ज्वाइन करो, अब इसके लिए मैं रिक्वेस्ट नहीं कर पाऊँगा। क्या बोले थे, देखो भैया बात इतनी सी है कि सिलेक्शन पोस्ट का भी क्वेश्चन करेंगे, पूछा गया सहभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा नहीं है, को प्राइम नंबर्स आर, को प्राइम नंबर्स ऐसी नंबर्स जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, 3 7 का कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, 21 22 का नहीं, 1 4 का नहीं, 2 22 और 24 का है 2, तो ये पेयर नहीं है, बाकी सारे पेयर है। कहा गया कि अगर प्रोडक्ट, इस संख्या का प्रोडक्ट है 6352 मल्टीप्लाइड बाई 7a1, इसका प्रोडक्ट 12 से डिविजिबल है, तो a की वैल्यू क्या होगी। देखो सिंपल सी बात है, 12 से डिविजिबल है, ठीक है, 12 से डिविजिबल, आप ये देखो 6352 जो है 52 जो है, यानी 6352 अगर लिख दूँ 12 से डिविजिबल होने के लिए, तो 4 से अगर डिविजिबल हो जाए और 3 से दोनों से डिविजिबल हो जाए तो ये 12 से अपने आप कट जाएगा। अगर हम 6352 की बात करें, ठीक है 6352 में लिख दे रहा हूँ 6352, ये जो है ये 4 से तो कट गया, देखो 52 अगर 4 से कट रहा है, लास्ट 2 डिजिट से बनने वाली संख्या 4 से कट गई तो ये पूरी कट जाएगी, यानी 4 तो यहाँ से हमारा निकल के आ गया। अब जो बची संख्या 7a1 वो अगर कट जाए किससे, अगर वो कट जाए 3 से तो 4 इधर से निकल आएगा, 3 इधर से निकल आएगा, ठीक है, 3 इसमें से हमें निकालना है। अब a की देखो
3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट्स 3 से कटना चाहिए। सम ऑफ डिजिट्स लेंगे 7 1 8, 8 प्लस ए, 8 प्लस ए में 6 तो कट जाएगा, यानी बचेगा 2 प्लस ए, 2 प्लस ए मस्ट बी डिविजिबल बाई 3, तो ये अपना पूरा 12 से कट जाएगी। अब ए की वैल्यू ऑप्शन से देख लो, 3 रखोगे नहीं कटेगा, 5 रखोगे नहीं कटेगा, 6 रखोगे नहीं कटेगा, ए बराबर अगर हम 4 रख देंगे तो 2 प्लस ए किससे कट जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 3 से कट जाएगा, 3 इधर से आ गया, 4 उधर से, यानी कि 3 से भी कट गई, 4 से भी कट गई, यानी कि 12 से कट जाएगी, तो ए की वैल्यू 4 हो गई। क्लियर। एमटीएस का भी एक प्रश्न ले लिया कि एमटीएस वाले बुरा ना माने। इशिता ने क्या कहा, इशिता कहती कि हम एक न्यूज़पेपर n मिनट में पढ़ सकते हैं, n मिनट में एक न्यूज़पेपर, यानी 1 मिनट में 1/n न्यूज़पेपर, तो क्या 7 मिनट में, तो 7 मिनट में 7/n न्यूज़पेपर पढ़ लेगी। ये एमटीएस का प्रश्न है। देखो ऐसे थोड़ी तो सातिर हुई है, मैं नहीं कहता ये बहुत तेज हो गई, लेकिन सातिर तो हुई है। आपको कोई फंक्शन दे दिया जाता है, उसको कहा जाता है इससे डिवाइड करो तो शेषफल क्या आएगा। अब अगर हम बेसिक अप्रोच लगाएं तो 3x + 2 से उठाते हैं, और ये जो दिया गया 15x³ -14x² -4x + 10 को डिवाइड कर लें, ठीक है। तो आपका ये कैसे आएगा, देखो आप क्या काम करो कि 3x में कितने से गुणा करें कि 15x³ हो जाए, तो 5x² हो जाएगा, 5x² के बाद 3x + 2 लिख लो, ठीक है। आपने 5x² × 3x + 2 लिखा। अब उसके बाद में फिर ये 10x² बनेगा, जबकि -14x² होना चाहिए, यानी -24x² बनेगा। -24x² लिखने के लिए 8x × 3x + 2 लिख देंगे, और ऐसे करते करते डिवीजन का बेसिक रूल लगाएंगे, लेकिन उससे हमें शेषफल नहीं मिलेगा, ठीक है। शेषफल कुछ मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। अब आप एक चीज़ देखो, हमने पहले ये वाला समझ लो, देखो -8x × 3x + 2, तो देखो 10x² यहाँ हो गया, -24x² यानी -14x² हो गया, और -16x है, जबकि होना कितना चाहिए -4x, यानी कि माइनस का 12 मतलब प्लस का 12x करना पड़ेगा। प्लस का 12x करने के लिए 4 × 3x + 2 लिख लेंगे, 4 × 3x + 2 लिख लेंगे, तो 4 दिया 12x प्लस का और -16x यानी -4x भी आ गया, ये तीनों टर्म आ गए, और 4 दूनी 8 भी हो गया, 4 दूनी 8 भी हो गया, यानी कि आपका इतना 5x² - 8x + 4 तो क्वोशेंट बन जाएगा, भागफल बन जाएगा, 2 शेषफल बन जाएगा, और ये प्रोसेस हो जाएगी बहुत बड़ी। अब आपको क्या काम करना है, अगर किसी संख्या से डिवाइड करना है इसको, और पूछा गया भाग मतलब जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, तो जिससे डिवाइड करना उसको 0 के बराबर कर दो, यानी कि 3x + 2 से डिवाइड करना था, 3x + 2 को हमने 0 के बराबर कर दिया, यानी हम यहाँ से हमारा x = -2/3 हो गया, और उसको उठा के जो व्यंजक दिया गया उसमें रख दो, तो 15x³ यानी कि 15 × -8/27 -14x² यानी -14 × 4/9 हो जाएगा, -4x यानी कि 8/3 हो गया, और +10। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये 5/9 यानी -40/9 -56/9 यानी -96/9 लिखा हुआ है, ठीक है। -96/9 यानी कि -32/3 लिखा हुआ है, -32/3 + 8/3 यानी -24/3 यानी कि -8, और प्लस का 10 यानी कि 2 शेषफल आ जाए। तो आपको क्या काम करना है, मान लो किसी व्यंजक को, ये व्यंजक था, हमें कहा गया x + a से डिवाइड करने पर क्या शेषफल आएगा, तो x + a को 0 के बराबर कर लो, x की वैल्यू माइनस से हो जाएगी, और x की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, जो आएगा आपका फाइनल सोल्यूशन वो हो जाएगी शेष। देखो कहा गया √2 + √3 + √5 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। रेशनलाइजिंग फैक्टर मतलब इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारी जो संख्या बचे वो रेशनल हो जाए। तो हम उठा के देखो यहाँ पे इसको अगर a माने इसको b माने, तो a + b लिखा हुआ, a - b से मल्टीप्लाई करना है, यानी √2 + √3 - √5 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो a + b यहाँ a - b यानी a² √2 + √3 का होल स्क्वायर यानी 2 + 3 + 2 √6 हो जाएगा, और माइनस में √5 का स्क्वायर यानी 5, यानी ये कितना बचा 2 √6। अब 2 √6 में अगर √6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 12। 12 कैसा है, रेशनल नंबर, यानी कि हमने इसमें उठा के इससे मल्टीप्लाई करा और रेशनल नंबर आ गई, तो रेशनलाइजिंग फैक्टर इसका यही हो गया। चलो ये बताओ, कहा क्या हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी नंबर्स, ये कौन सा एग्जाम का प्रश्न है, सीजीएल का प्रश्न है। 500 से लेकर 650 के बीच इंक्लूडिंग बोथ, देखो कितनी संख्या हो जाएंगी 500 से 650 के बीच, 650 - 500 + 1 यानी 151 नंबर्स हो जाएंगे। इन 151 संख्याओं में ऐसी कितनी संख्या हैं जो ना 3 से डिवाइड है ना 7 से डिवाइड होती हैं।
देखो अब इसमें 3 से डिविजिबल संख्याएं निकालो। देखो 151 संख्याओं में 3 से डिविजिबल संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 151/3 यानी कि 50 संख्याएं हो जाएंगी। और 7 से डिविजिबल संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 151/7 यानी 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 21 संख्याएं ऐसी हो जाएंगी। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो 3 से और 7 से दोनों में कॉमन आ जाएंगी, यानी 21 से डिवाइड होने वाली संख्याएं वो इसमें भी आई होंगी, इसमें भी आएंगे। तो 21 से निकालो। 21 से अगर निकालोगे 151 संख्याओं में कितनी संख्याएं हैं जो 21 से कटेंगी? तो 151/21 कर लो, यानी 21 7 147, यानी 7 संख्याएं ऐसी हैं जो 21 से कट रही। तो हमने कहा ये संख्या हमें निकालना है ना तो 3 से ना तो 7 से। तो आप पहले निकाल लो जो या तो 3 से डिवाइड हो रही है या तो 7 से, या तो 3 से या तो 7 से। कहने का मतलब कि 3 और 7 से दोनों से डिविजिबल भी हो जाएं। देखो 3 से डिविजिबल इतनी संख्या है, 7 से डिविजिबल इतनी, 3 और 7 दोनों से, यानी अगर हम जोड़ेंगे, देखो 50 और 21 करें तो 71 संख्याएं ऐसी हो जाएंगी जो 3 से भी कट रही हैं 7 से। लेकिन कुछ संख्याएं 7 संख्याएं ऐसी हैं यानी जो 21 से कटने वाली संख्याएं हैं वो इसमें भी आई होंगी, इसमें भी आई होंगी, यानी 7 संख्याएं रिपीट हुई हैं। तो 7 घटा लो, यानी कि 64 संख्याएं ऐसी हैं जो या तो 3 से कटती हैं या तो 7 से। अब 151 में से 64 संख्याएं ऐसी हैं जो या तो 3 से कट रही हैं या तो 7 से। तो ना कटने वाली संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 151 माइनस 64, यानी कि 87 संख्याएं ऐसी हैं जो या तो ना तो 3 से कट रही है ना तो 7 से। आपको क्या काम करना है? पहले निकालो कितनी संख्या है। हमने निकाला 151, फिर निकाला 3 से कटने वाली संख्या है जो कि आ गई 50, फिर निकाला 7 से कटने वाली संख्या है 21। अगर हम 3 और 7 दोनों से कटने वाली निकाल रहे हैं तो 71 आ रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि भैया 21 से कटने वाली संख्या 3 वाले में भी आई होंगी और 7 वाले में भी आएंगे, यानी 2 बार आ जाएंगे अगर जोड़ेंगे तो 21 से कटने वाली संख्या 7 है, तो अगर इसमें 2 बार आ गए तो एक बार तो निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें एक ही बार लेना है। भैया देखो 21 से कटने वाली संख्या रिपीट हो रही, तो हमने 7 घटा दिया, यानी 64 संख्या ऐसी हैं जो या तो 3 से कट रही हैं या तो 7 से कट रही हैं या तो दोनों से कट रही हैं। तो हमने 64 संख्याओं को उठा के 151 में से निकाल दिया, यानी हमने क्या किया कि टोटल संख्याओं में से ऐसी संख्याएं घटाई जो या तो 3 से कट रही हैं या तो 7 या तो दोनों से। तो कौन सी आ जाएंगी? जो ना 3 से कट रही हैं ना 7 से कट रही हैं। देखो भैया प्रश्न में बहुत सिंपल सा प्रश्न है, कहा गया 8A5146B 8A5146B 88 से डिविजिबल है। मैंने हमेशा आपको बताया 88 से डिविजिबिलिटी का सीधे करा करो, 11 से भी कट रहा है 8 से भी कट रहा है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट 3 डिजिट से बनने वाली संख्याएं कटनी चाहिए 8 से। देखो 8 पंचे 40, यानी कि 6 के बाद क्या लिखें ताकि वो 8 से कट जाए, यानी कि 64 बनेगा, यानी बी की वैल्यू 4 हो गई। बी की वैल्यू 4 हो गई। अब हम रखते हैं संख्या 8A51464, ठीक है, ये हमारी संख्या बन गई। 8A51464 ऐसी संख्या है जो 4 से तो कट गई, 8 से तो कट गई। अब हमारी बच्ची क्या? 11 से डिविजिबिलिटी। 11 से डिविजिबिलिटी रूल है अल्टरनेट डिजिट का सम ले लो, 8 5 13 4 17 4 21, और इधर A+7, इन दोनों का डिफरेंस ले लो तो कितना आएगा? 14 माइनस 1। ये या तो 0 होगा या तो 11 के टेबल का होगा, तो हमारी संख्या कट जाएगी। अगर हमने यहाँ पे 0 ले लिया तो A बराबर 14, जो कि नहीं पॉसिबल है। अगर हमने यहाँ पे 22 ले लिया तो A बराबर 8 आ गया। हमने क्या काम किया? 14 माइनस A बराबर, अगर हम 22 ले ले रहे हैं तो A बराबर 8 आ जाएगा माइनस का, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं, यानी ये भी नहीं होगा। यानी हमारा 14 माइनस A बराबर 11, यानी A बराबर 3, तो B के पावर A यानी कि 4 के पावर 3, यानी कि आपका आंसर 64 हो जाएगा। लो भैया ये प्रश्न को करो। कहा गया एक संख्या n को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आता है, तो n² + n + 2 को डिवाइड कर, तो n² को 6 से डिवाइड कर लो, n को 6 से डिवाइड कर लो, 2 को 6 से डिवाइड कर लो। रिमाइंडर थ्योरम में ही तो कहती है। आपने कहा अगर n को डिवाइड करने पे 2 आता है तो n² को डिवाइड करने पे 4 आएगा, +2 आ जाएगा, +2 आ जाएगा। देखो यहाँ से n को डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आता है? 2। n² को डिवाइड करने पे 4 आ जाएगा, और 6 को 2 से डिवाइड करने पे, मतलब 6 में 2 में 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2। तो हर जगह डिवाइड करो तो आपका टोटल कितना है? 8। रिमाइंडर कितना छोड़ेगा? 8 में 6 से डिवाइड करोगे 2, तो आपका आंसर कितना हो गया? 2। बोलो क्लियर है ना? सिंपल सी बात है। कहा गया अगर 5 के पावर 16 और 5 के पावर 25 को डिवाइड किया जाता है 6 से, तो R1 और R2 रिमाइंडर बचता है। R1 + R2 बाई R2 की वैल्यू निकालनी है। देखो आप सबसे पहले निकालो, ये CGL का प्रश्न है। 5 के पावर 16 लिखो और इसको 6 से डिवाइड करो। मैंने आपको क्या बताया? 6 से 5 में डिवाइड करोगे रिमाइंडर 5 आएगा। 5 को लिख सकते हैं 6 - 1, यानी रिमाइंडर -1 आया, और -1 के पावर 16 आपका 1 रिमाइंडर आ जाएगा, यानी यहाँ से 1 रिमाइंडर है, यानी R1 की वैल्यू हो गई 1। अगर हम 5 के पावर 25 को डिवाइड करेंगे तो -1 के पावर 25 यानी कि -1 आएगा, यानी R2 की वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है। -1 रिमाइंडर का मतलब क्या हुआ भैया?
माइनस देखो माइनस अगर 6 से 5 के पावर 25 में डिवाइड करेंगे तो -1 के पावर 25 यानी -1 रिमाइंडर आ रहा है। -1 का मतलब हो गया 6 - 1 यानी कि 5 हो गया R2 की वैल्यू। R1 1 है, R2 5, तो आपका कहा गया R1 + R2 बाई यानी कि 6/5 आपका आंसर हो जाएगा। 6/5 आपका आंसर हो जाएगा। -1 जब रिमाइंडर आएगा तो आप उसको सॉल्व कर लेना, नहीं तो माइनस रख के आप सॉल्व करने लग जाओ। -1 मतलब कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे 1 कम। यूनिट डिजिट फाइंड करना है। मैंने आपको क्या बोला है, यूनिट डिजिट वाले केस में केवल और केवल यूनिट डिजिट देखते हैं। तो आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ 3 के पावर 24 माइनस हम यूनिट डिजिट ले रहे हैं 7 के पावर 38 और प्लस 6 के पावर 54। यूनिट डिजिट वाला अपना एक कॉन्सेप्ट है नंबर सिस्टम का, स्टार बैच में करवाया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। देखो 3 के पावर अगर 1 हो तो यूनिट डिजिट 3, 2 हो तो यूनिट डिजिट 9, 3 हो तो 7 और 4 हो तो 1 होता है। और फिर 5 होगा तो 3, 6 होगा तो 9, 7 होगा तो 7 और 8 होगा तो 1 हो जाएगा। यानी आप क्या काम करो, 4 से डिवाइड कर लो पावर को। 4 से अगर पूरा पूरा कटेगा तो यूनिट डिजिट 1 होता है 3 के पावर में, ठीक है। ये 3 का साइकिल जो है वो कितना है, 4 है। आप कह रहे हैं 3 के पावर 4 करो, 3 के पावर 8 करो, 3 के पावर 12 करो, 16 करो, तो यूनिट डिजिट यानी कि 3 का पावर अगर 4 से कट रहा है तो यूनिट डिजिट 1, यानी यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 हो गया। माइनस 7 के पावर, देखो 7 के पावर 1 होता है तो यूनिट डिजिट 7, 7 के पावर 2 हुआ तो यूनिट डिजिट 9, 7 के पावर 3 हुआ तो यूनिट डिजिट 3, 7 के पावर 4 हुआ तो यूनिट डिजिट 1 और फिर रिपीट होने लग जाएगा। यानी कि इसका साइकिल 4 का है, तो आप पावर को 4 से डिवाइड करो, 4 9 36 यानी 2 शेषफल बचा, यानी इसका पावर 2 अगर शेषफल बचता है यानी कि 2 शेषफल बचने पे हमने कहा यूनिट डिजिट 9। 6 का चाहे इवन पावर हो चाहे ऑड पावर हो चाहे कोई संख्या, 6 का कुछ भी पावर लगाओगे यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा। बस आपका यूनिट डिजिट निकल के आ गया। 1 में से 9 जाएगा -8, -8 + 6 -2, यानी यूनिट डिजिट कितना है आपका, देखो अच्छा सॉरी हमने कहा यूनिट डिजिट निकालना। अब देखो अब आप क्या काम करो, 1 - 9 + 6 आया, यानी कि यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा। पहले प्लस वाले को जोड़ो, 1 6 7, 7 यूनिट डिजिट, 7 में से 9, किसी संख्या का यूनिट डिजिट 7 है उसमें से 9 घटाया जाएगा तो यहाँ पे 17 मानेंगे, 17 में से 9 घटेगा यानी यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन 8 हो जाएगा। साइकिल जो मैंने बताया कि ये साइकिल होता है, साइकिल कहने का मतलब कि जितने पावर, जैसे 3 का अगर हम 4 पावर तक जाते हैं तो देखो 4 के बाद 5वां पावर आते हैं, फिर 7 आने लग जाता है, 6 पावर आएंगे फिर 9 आ जाएगा, 7 पावर आएंगे यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा, 8 पावर आएंगे फिर 1, यानी 4 तक जाते हैं, फिर उसके बाद फिर से वही रिपीट होने लग जाता है। यानी कि जितनी पावर बढ़ाते गए 1 2 3 4 पर रिपीट होने लगता है, तो 4 से डिवाइड करने के बाद शेषफल पे फिर हम यूनिट डिजिट निकालेंगे। यूनिट डिजिट का एक कॉन्सेप्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके देख लेना, आपको डिटेल में समझ में आ। देखो क्या कहा गया, सम ऑफ 3 फ्रैक्शंस A B C, जहाँ पे A B C मतलब तीनों A बड़ा है B से, B बड़ा है C से, 121/60 है, और C को जब B से डिवाइड करते हैं रिजल्टिंग एक्सप्रेशन जो है, यानी कि C को B से डिवाइड करने पे 9/10 आता है, ठीक है। विच एक्सीड्स A बाई 3/20, यानी कि जो 9/10 है वो A से 3/20 ज़्यादा है, यानी कि इसमें से 3/20 घटाएं, यानी कि 9/10 - 3/20 यानी 15/20, यानी कि 3/4 किसकी वैल्यू हो गई, A की। A बराबर 3/4 है। अब हमने कहा A + B + C दिया गया है 121/60, A की वैल्यू कितनी है 3/4, यानी 45/60 इसमें से घटा देंगे, यानी आपका गया 76/60, यानी कि 19/15 हो गया, ठीक है। B और C का अनुपात, B 10 है C 9 है, तो B की वैल्यू 10/15 और C की वैल्यू 9/15 हो जाएगी। आपसे क्या कहा गया था, आपसे कहा गया B और C में क्या अंतर है, तो 10/15 - 9/15 यानी 1/15 आपका उत्तर हो जाएगा। देखो X लीस्ट नंबर है 56,000 और 60,000 के बीच में, जिसको 40 45 50 55 से डिवाइड करते हैं तो 23 का रिमाइंडर आता है। तो वो 40 45 50 55 से डिवाइड करने पे अगर 23 रिमाइंडर छोड़ता है तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम किसका, 40 45 50 और 55 का, और एलसीएम जो आएगा इंटू एन, एलसीएम का कुछ भी गुणन कोई मल्टीपल ले लेंगे और +23 ये संख्या होगी जो हमारी 40 45 55 से डिवाइड करने पे 23 का शेषफल छोड़ेगी। अब 40 45 50 और 55 का एलसीएम ले लो, 5 से काटोगे तो ये 8 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 से काट चुके हैं, फिर हमने 8 से काट दिया तो ये कट गया, यहाँ पे 5 बचा। अब ये तीनों को प्राइम नंबर है, यानी कि × 9 × 5 × 11 ये इनका हो गया एलसीएम, यानी 5 8 40 9 360 5 1800 और 1800 ×
11 यानी कि 19,800 आपका ऐसी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, 19,800 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी जो 40, 45, 50 और 55 से कटती है। हमें क्या काम करना है, हमें निकालनी है ऐसी संख्या जो इससे डिवाइड करने पे 23 शेषफल छोड़े, यानी हमारी इस फॉर्म की हो जाएगी। अब n की वैल्यू 1 रखोगे तो 56,000 से कम आएगी, n बराबर 2 रखोगे तो भी 56,000 से कम, n बराबर 3 रखोगे तो ये कितना मिल जाएगा, 19 या 57 और 2 59,400 और प्लस 23 जोड़ देंगे, यानी 59,423 वो संख्या हो जाएगी। हमें क्या, हमने पहले ये ऐसी संख्या निकाली जो इन सबसे डिवाइड करने पे 23 शेषफल छोड़ती है, तो 19,800 n प्लस 23 के फॉर्म की होगी। अब हमें 56,000 से 60,000 के बीच पहुंचना है, तो n की वैल्यू बदल के ही पहुंच सकते हैं। n बराबर 3 रखने पे हमें संख्या मिल गई जो 56,000 से 60,000 के बीच में है, 40, 45, 50, 55 से डिवाइड करने पे 23 शेषफल छोड़ते। अब x के अंकों का योग, यानी x बराबर इतना आ गया, तो x के अंकों का योग 5, 9, 14, 4, 18, 2, 20, 3, 23, 5, 9, 14, 4, 18, 2, 20, 3, 23 यूनिट, मतलब जो अंकों का योग है वो कितना आ गया, 23। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखो, एक संख्या है जिसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 2 शेषफल छोड़ता है। फिर कहा गया जब क्वोशेंट को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 आता है। देखो कोई संख्या n थी जिसको हमने 3 से डिवाइड किया तो कुछ तो क्वोशेंट आया और रिमाइंडर 2 आ गया, यानी हमारी संख्या 3q + 2 के फॉर्म की होगी। n को अगर हम लिखें तो 3q + 2 के फॉर्म की होगी। अब 3q + 2 में q को हमने क्या किया, q को हमने डिवाइड किया 7 से, तो रिमाइंडर 5 आया, यानी कि इसकी कुछ भागफल आया होगा, शेषफल 5 आया। अब आपसे कहा गया कि व्हाट विल बी रिमाइंडर व्हेन ओरिजिनल नंबर इज डिवाइडेड बाय 12। अब देखो सबसे छोटी संख्या बताओ जिसको 7 से डिवाइड करने पे शेषफल 5 है। आप कहेंगे 5, यानी कि हमारी जो q है उसकी वैल्यू 5 हो सकती है, क्योंकि 5 को 7 से डिवाइड कर रिमाइंडर 5 है, भागफल 0 मान लेते हैं। तो q की वैल्यू अगर 5 हो गई, ठीक है, तो हमारी n बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 5 + 2, यानी 3 × 5 = 15, 2 17, यानी कि n की वैल्यू हो गई 17। अब अगर हम 17, यानी हमारी संख्या हो गई 17, अब 17 को 21 से डिवाइड करना है, तो 17 को 21 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 17 आएगा। समझ में आया? अगर ऐसे नहीं समझ आए तो आप यहाँ पे भागफल भी कुछ लेते, 7 से डिवाइड किया, भागफल 1, शेषफल 5, यानी कि q की वैल्यू हो गई 12, q बराबर 12 हो गया तो n बराबर कितना हो जाएगा, 12, 36, 2, 38। अब 38 को 21 से डिवाइड करना, 38 को 21 से डिवाइड करोगे शेषफल 17। चाहे ऐसे कान पकड़ो चाहे वैसे कान पकड़ो। देखो भैया ऐसा कौन सा थ्योरम मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था, यूज ऑफ जब रिमाइंडर थ्योरम बताया था तो मैंने आपको ये बताया था कि 75, ये सीजीएल में सीपीओ में पूछा गया प्रश्न है, 75 × 73 × 78 × 76, इसको हमें डिवाइड करना है 34 से। मैंने क्या बताया था, आप एक एक को डिवाइड करके रिमाइंडर लिखो। 34 से डिवाइड करो, 34 दूना 68, 7 75, 34 दूना 68, 5 73, 34 दूना 68, 10 78, 34 दूना 68, 8 76। अब इन सब का गुणा कर डालो, क्योंकि बीच में गुणे का साइन लगा हो, तो 8 धाम में 80 इधर हो गया और 7 × 5 = 35 हो गया। देखो 7 × 5 = 35, ठीक है, 7 × 5 = 35, 35 में 34 का डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1, 34 से 80 में डिवाइड करोगे, 34 दूना 68, बचा कितना 12, यानी आपका ओवरऑल रिमाइंडर 1 × 12 यानी कि 12 आ जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम का अगर यूज आपने नहीं देखा तो जाके देख लो, एकदम बढ़िया झक्कास कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। CHSL वाले बुरा ना मान जाए, CHSL का भी एक प्रश्न ले लो। 77 की पावर 77 + 78, 77 को 78 से डिवाइड किया गया। अब आप क्या काम करोगे, 77 की पावर 77 को पहले 78 से डिवाइड करोगे और फिर 77 को 78 से डिवाइड करोगे, दोनों जगह रिमाइंडर निकालोगे, बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 78 को 77 में डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 77 आएगा, यानी -1 मान लो। 78 से 77 में डिवाइड करके -1 रिमाइंडर आएगा, -1 के पावर 77 यानी -1, -1 रिमाइंडर का मतलब हुआ 78 से एक कम यानी कि 77। इधर रिमाइंडर 77 है, यहाँ पे प्लस लगा हुआ, यहाँ पे -1, 77 - 1 ये 76 रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर हो गया? या आप ऐसे करो या फिर ऐसे करो कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, -1 के पावर 77 यानी -1, -1 यहाँ आया, -1 यहाँ, बीच में प्लस का साइन यानी -1 -2 यानी कि किससे -2, जिससे डिवाइड किया था, यानी 78 - 2 यानी कि 76 रिमाइंडर। 2 के पावर 18 -1 किससे डिविजिबल है? देखो हमेशा याद रखना कि 2 के पावर 18 -1, या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 9 -1 के पावर 9। हमेशा याद रखना कि 2 के पावर 9 -2 1 के पावर 9, या ऐसे करो यार ठीक है, 2 के पावर 18 -1 किससे डिवाइड होगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 9 -1, 2 के पावर 9 + 1, ये हो जाएगा 2 के पावर
9 माइनस 1 को लिख सकते हैं 2 क्यूब के पावर क्यूब माइनस 1 का क्यूब, इसको ऐसे लिखा रहने दो, यानी ये इंटू ये इंटू। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो कि आएगा ए, मतलब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा हुआ और इंटू समथिंग। ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमेशा किससे डिवाइड होता है? ए माइनस बी से, यानी 2 क्यूब माइनस 1 से डिवाइड होगा। 2 क्यूब माइनस 1 यानी कि 2 के पावर 3 माइनस 1, तो 2 के पावर 3 माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1 यानी 7 से डिविजिबल होगा। अब ऐसे कहें या हम कह सकते हैं 2 के पावर 3 के पावर 6 माइनस 1 के पावर 6, x के पावर m माइनस a के पावर m इज ऑलवेज डिविजिबल बाई x माइनस a प्रोवाइडेड m कैसा नंबर हो, चाहे इवन हो, चाहे ऑड हो, चाहे जैसी संख्या हो। अगर x पावर m माइनस a पावर m है तो हमेशा वो डिविजिबल किससे होगा? x माइनस a से। किससे डिविजिबल होगा? x माइनस a से, ठीक है, चाहे वो m कुछ भी हो। मेंस का प्रश्न है, एक बार ये प्रश्न करवा चुका हूँ, फिर से करवा दे रहा हूँ। देखो ए बी सी फ्रैक्शन है जहाँ पे सी सबसे बड़ी, फिर बी, फिर ए। सी को ए से डिवाइड करते हैं, रिजल्ट 5/2 है। सी को ए से डिवाइड करा, 5/2 मिला। सिंपल सी बात है, लिखते जाओ। जो बी को 7/4 से एक्सीड करते हैं, यानी बी की वैल्यू जो है वो इससे 7/4 कम है। 7/4 5/2 में से घटाएंगे यानी 10/4 माइनस 7/4 यानी बी की वैल्यू कितनी हो गई? 3/4। अब a प्लस बी प्लस सी लिखो। a प्लस बी प्लस सी कितना है? 1 सही 11/12 यानी a प्लस बी प्लस सी 1 सही 11/12 मतलब 23/12 है। इसमें b की वैल्यू रख दो तो b इधर लाओगे 3/4 यानी कि 9/12 इसमें से घट जाएगा, यानी a प्लस सी हो जाएगा 14/12 यानी कि 7/6। a प्लस सी बराबर 7/6। c और a का अनुपात c यानी 5 है तो a 2 है, तो ये c हो जाएगा 5/6, ए हो जाएगा 2/6। आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई थी? सी माइनस ए की, यानी कि 5/6 माइनस 2/6 यानी 3/6, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 1/2। क्लियर? ये प्रश्न आपको करना है, ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए। कमेंट करके बताइएगा कि आंसर कितना आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ये भी आपका होमवर्क है। एक बार और करवा दूँ ये प्रश्न क्या? चलो करवा दे रहा हूँ। देखो कहा गया सी को डिवाइड करते हैं इसे 9/2 आता है, हमने लिख लिया। जो बी से 23/6 ज़्यादा यानी इसमें से 23/6 घटा देंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। इधर 27/6 माइनस 23/6 यानी 4/6 यानी बी की वैल्यू 2/3 हो गई। अब मुझे बानी करो, a प्लस बी प्लस सी 9/12 है, बी की वैल्यू 2/3 है, 2/3 यानी कि 8/12 यानी कि a प्लस सी कितना हो जाएगा? 11/12। a और c का अनुपात देखो यहाँ पे, c 9 है तो a 2 है, यानी c की वैल्यू 9/12, इसकी वैल्यू 2/12। c a कितना है? 2/12। ये कितना आया? 9/12। आपसे पूछेगा 2a यानी कि 4/12 प्लस b को क्या लिख सकते हैं? 8/12 यानी 4 8 12/12 और माइनस c 9/12। 12/12 माइनस 9/12 यानी 3/12 यानी आपका उत्तर 1/4 हो जाएगा। अब ये प्रश्न करवाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है, ये आपका होमवर्क होना चाहिए था। और ये प्रश्न लास्ट प्रश्न होगा नंबर सिस्टम का। बहुत प्रश्न हमने कर लिए, ठीक है, और लगभग एग्जाम को कवर भी कर लिया। ये कहा गया 732xy इज डिविजिबल बाई 70। तो कुछ 70 से डिविजिबल है यानी कि 10 से भी डिविजिबल होगा और 7 से भी डिविजिबल होगा। 10 से डिविजिबिलिटी का रूल है यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए, यानी 732xy में यूनिट डिजिट यानी y की वैल्यू 0 हो गई। और हमारी संख्या क्या बनी? 732x0। अब इसको हमें डिवाइड करना है 7 से। 7 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? लास्ट यहाँ पे एक 3 का पेयर बनाओ। फिर से समझ लेना 7 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 का पेयर पीछे से बनाना शुरू करो। ये बना, यहाँ पे 2 ही संख्या है तो यहाँ पे 0 ले लो। अब 2x0 में से 73 घटाओ और ये संख्या जो होनी चाहिए ये हमारी किससे कटनी चाहिए? 7 से, तो हमारी संख्या 7 से कट जाएगी। अब एक बात बताओ, अगर हम कह दें कि 10 में से 3 जाएगा 7 और यहाँ पे तो अपने आप मान लो x की वैल्यू 1 हो, x की वैल्यू पुट करके देखो, x बराबर 1 रखो तो 210 माइनस 73 नहीं कटेगा 7 से। x बराबर 2 रखोगे तो 220 माइनस 73 क्या कटेगा? 220 माइनस 73, x बराबर 2 रख लिया हमने, तो 220 माइनस 73 यहाँ पे आपका आया 7, यहाँ पे 11 में से 7 जाएगा 4, 147। 147 7 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है, यानी आपकी x की वैल्यू 2 हो गई। अब x की वैल्यू और क्या पॉसिबल है? x बराबर 9 रखोगे तो भी कटेगा, x बराबर 9 रखोगे तो भी कटेगा, ठीक है। x बराबर अगर हम 9 रख लें तो भी 290 माइनस 73 यानी कि कितना आ जाएगा? 217 जो कि कट रहा है। तो x प्लस वाई बाई 2 की न्यूनतम वैल्यू बतानी थी। आपने कहा अगर x बराबर 9 ले लोगे तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, x बराबर 2 ले लोगे तो न्यूनतम वैल्यू आएगी। तो हमें न्यूनतम वैल्यू बतानी थी, तो x बराबर 2 प्लस y की वैल्यू
0/2, 2+0/2 यानी कि 1। अच्छा एक बात बताओ, मैंने क्यों कहा कि यहाँ पे x बराबर 2 है तो x बराबर 9 भी ले सकते हो? क्योंकि आप देखो 2 के बाद 0 है 20, तो अगर हम x बराबर 90 लेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 70। 70 हमेशा किससे कटेगा? 7 से। यानी इसका डिफरेंस वही लेना है जो 7 का मल्टीपल हो। तो 7 का मल्टीपल क्या हो सकता है? 7। तो 2 और 9 का डिफरेंस 7, तो इसी वजह से 9 पॉसिबल है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9/2। मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। बोलो क्लियर है? ये वो पीडीएफ है जो आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है। इसमें कॉन्सेप्ट की लिंक यहाँ पे मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट धड़ाधड़ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अपना टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आ जाएगी। पहली क्लास का पूरे सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन वाली क्लास थी, कॉन्सेप्ट मिल गए। उसके बाद फिर सारे क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन के बाद यहाँ पे देखो फिर क्लास का लिंक मिल जाएगा कि यानी यहाँ तक कौन सा सोल्यूशन कहाँ पर मिलेगा। उसके बाद फिर से हम क्वेश्चन डालेंगे। क्वेश्चन के बाद ये देखो धड़ाधड़ सारे एग्जाम लिखते हुए ये आपका प्रिंटेबल फॉर्मूले में बहुत ही सुंदर पीडीएफ है। उसके बाद नंबर सिस्टम की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। तो आप जाओ और अभी इस पीडीएफ को डाउनलोड करो टेलीग्राम पे सर्च करना है कॉम्पिटिशन प्रिपरेशन, COMPETITION कॉम्पिटिशन प्रिपरेशन। आपके 40 या 38 हज़ार कुछ सब्सक्राइबर हैं। उस पर क्लिक करके ज्वाइन करना और उस पर क्या हो जाएगा, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। अदरवाइज आप टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी पा सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पा सकते हैं। जाके डाउनलोड करो और प्रैक्टिस करो। अगला क्लास कौन सी होनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल कमिंग एग्जाम्स। वंदे मातरम, जय हिंद।